हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विद प्रयागी से। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने भारत के भूगोल में भारत का सामान्य परिचय तथा उसका भौतिक विभाजन देखे हैं। आइए आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर भारत का प्रवाह तंत्र पढ़ते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रवाह तंत्र, इसका भी पार्ट 2 पार्ट में होगा। ये पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद इसमें हम लोग हिमालयी नदियाँ देखे हैं। आगे पार्ट सेकंड में हम लोग प्रायद्वीपीय नदियाँ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। भारत का अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। एक निश्चित मार्ग होगी जिसके माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र देखते हैं। हिमालयी नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह होती हैं। पूर्ववर्ती अपवाह वो होता है जो नदी अपने आने वाले मार्ग में पर्वत पठार को काटकर अपने मार्ग को बनाए रखती है, या यूँ कहें कि अपने पुरानी जो मार्ग है उससे विचलन नहीं करती। ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। हिमालयी नदियाँ जो भी हैं वो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। ये आगे देखते हैं। ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन करती रहती हैं। हिमालयी नदियाँ गाज, महाखंड इत्यादि का निर्माण करती हैं। ऐसी जो नदियाँ हैं वह सिंधु, सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। हमने आगे पढ़ने के लिए हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र में हिमालयी नदी को 3 भागों में बांट दिया है। आसानी से पढ़ने हेतु सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी अपवाह तंत्र देखेंगे, फिर गंगा नदी का अपवाह तंत्र देखेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी का अपवाह तंत्र देखते हैं। सिंधु नदी जो भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पश्चिमी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। आइए आगे देखते हैं। सिंधु नदी तथा इसके कुछ प्रमुख सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर चू के निकट स्थित जो हिमनद है उससे होता है। इसका प्रवाह उत्तर पश्चिम दिशा में होता है, जो लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जास्कर, चिनाब तथा श्योक हैं। आइए आगे देखते हैं। श्योक, गिलगित, नुब्रा इत्यादि हैं। इसका मुहाना जो सिंधु नदी का वो अरब सागर में है। आइए सतलज नदी के बारे में हम लोग जानते हैं कुछ। सतलज नदी जिसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है, इसका उद्गम राकसताल, मानसरोवर झील एवं कैलाश पर्वत के निकट से होता है। यह भारत में प्रवेश सिपकिला दर्रे जो है उसी से प्रवेश करती है, जो हिमाचल प्रदेश में है। इसका संगम चिनाब नदी से होता है, और चिनाब नदी से होता है जो पाकिस्तान में होता है इसका संगम। आइए आगे चिनाब नदी के बारे में जानते हैं। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो चिनाब नदी है, इस सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे नदियों को, सभी नदियों को, जो भी हिमालय या प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं सभी को हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे। आइए, इसका चिनाब नदी का उद्गम क्षेत्र है जो वो बारालाचा दर्रे से चंद्र और भागा नदी के मिलने से हुआ है। चिनाब नदी जो इनका उद्गम वो बारालाचा दर्रे से होता है। इस पर महत्वपूर्ण परियोजना जो है चिनाब नदी पर, यह है बलगिहार परियोजना, सलाल तथा दुलहस्ती परियोजना है। आइए रावी नदी के बारे में जानते हैं हम लोग। रावी नदी का उद्गम क्षेत्र रोहतांग दर्रा के निकट होता है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसका संगम चिनाब नदी से पाकिस्तान में होता है। आइए झेलम नदी के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका झेलम नदी का उद्गम स्रोत बेरीनाग झील जो है बेरीनाग झील से होता है, जो पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है। इसका संगम चिनाब नदी से ही होता है। इसकी झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदी जो है वो किशनगंगा है, जो पाकिस्तान में नीलम के नाम से जानी जाती है। झेलम नदी के
तट पर अवस्थित जो प्रमुख नगर है वह है श्रीनगर। आइए अब इसको मैप के माध्यम से देख लेते हैं कुछ सिंधु नदी सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में। सिंधु नदी ये है सिंधु नदी, जो लद्दाख के पास स्थित मानसरोवर जो झील है उसी के पास से यह निकलती है, जो मिठानकोट में इसी से अन्य नदियाँ मिल जाती हैं। फिर झेलम है जो लद्दाख से निकलती है। फिर चेनाब जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसको हम लोग ने देखा था ना, चेनाब नदी को। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, चेनाब नदी है। आइए आगे देखते हैं। फिर जो चेनाब नदी है यह हिमाचल प्रदेश से निकलती है। फिर हिमाचल प्रदेश से ही 3 नदियाँ निकलती हैं, चेनाब, रावी तथा ब्यास नदी, रावी नदी, जो अंततः सब सिंधु में मिल जाती हैं। इसके बाद जो सतलज नदी है यह मानसरोवर झील के निकट से ही इसका उद्गम स्रोत है। तो जो यह मिठानकोट है, मिठानकोट के पास ही जो सिंधु से चेनाब नदी मिल जाती है, जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र। इससे पहले हम लोग इसको मैप में देख लेते हैं गंगा नदी को। गंगा नदी यह गंगा नदी, यह है यमुना। जो गंगा नदी है यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से होते हुए फिर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह प्रयागराज के पास यह मिल जाती है यमुना से। ये यमुना की जो सहायक नदी है वो चंबल, सिंध, केन, बेतवा, केन है। उसके बाद जो गंगा की सहायक नदी है वह है रामगंगा, गोमती, घाघरा। उसके बाद ये सोन है, रिहंद है जो गंगा में मिलती है। फिर दामोदर नदी जो हुगली में मिलती है, यह भी गंगा की एक पार्ट ही है। फिर कोसी नदी, तीस्ता नदी, यह है गंडक नदी जो गंगा की सहायक नदी है। आइए अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। गंगोत्री हिमनद का गोमुख उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। यहाँ से गंगा का निर्माण होता है। आइए कुछ स्थान है और वहाँ पर नदी संगम होता है, वहाँ देख लेते हैं। जो विष्णु प्रयाग है वह धौली गंगा प्लस अलकनंदा से मिलकर बना है। कर्णप्रयाग पिंडार नदी प्लस अलकनंदा से। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। देवप्रयाग से ही भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, यहीं से गंगा का निर्माण होता है। आइए इसको एक मैप के माध्यम से हम लोग समझते हैं क्या है। जो संतोपत ग्लेशियर से धौली गंगा और विष्णु गंगा निकलती हैं तथा विष्णु प्रयाग में ही इन दोनों का संगम होता है। चूँकि दोनों नदियों का जो गहराई है, चाहे जल धारण क्षमता वो समान होती है, इसलिए इन नदियों का नाम बदल जाता है तथा अलकनंदा हो जाता है। अलकनंदा अब आगे बढ़ती है तथा आगे कर्णप्रयाग में पिंडार नदी से मिल जाती है। चूँकि अलकनंदा का अभी जल धारण क्षमता अधिक है, इसलिए इसका नाम अलकनंदा ही चलेगा। आगे अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिल जाता है। फिर आगे ऐसे ही जो अलकनंदा है वह आगे देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाता है। यह है भागीरथी, यहाँ से इससे मिल जाती है, जो देवप्रयाग में मिल जाती है, जो यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है, चाहे गंगा नदी का विकास होता है।
इसको इस कलर से देखते हैं। यहीं से गंगा नदी का विकास होता है। भागीरथी तथा भिलांगना नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है। आइए अब इसके बारे में हम आगे जानते हैं। गंगा नदी के बारे में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। गंगा नदी अलकनंदा के नदी के तट पर ही बद्रीनाथ अवस्थित है। जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी का उद्गम स्रोत चौड़ाबाड़ी ताल से है। इसका अपवाह केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रमुख तटीय जो शहर है वो केदारनाथ है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। आइए गंगा के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उसका उद्गम गंगोत्री हिमानी से होता है। इसका अन्य नाम पद्मा तथा मेघना है। यह पूर्ववर्ती अफवाह है। अब हम लोगों ने पीछे ही पूर्ववर्ती नदियाँ या पूर्ववर्ती अफवाह किसे कहते हैं इसको देखा था। इसका मुहाना जो बनता है या जहाँ गिरती है वो बंगाल की खाड़ी है। आइए आगे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी के बारे में जानते हैं। इसका उद्गम स्रोत यमुनोत्री हिमानी से होता है जो बंदरपूछ चोटी के पास है। इसका प्रमुख संगम गंगा नदी से है जो प्रयागराज में स्थित। प्रयागराज में गंगा नदी से यह इसका संगम होता है। इसका यमुना की प्रमुख सहायक नदी जो है वह है चंबल, केन, बेतवा। जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं इसको तो हम लोगों ने मैप के माध्यम से देखा था। एक बार इसको तथ्य के माध्यम से देख लेते हैं। जो सहायक नदी है वो यमुना, कोसी जो भागलपुर में मिलती है। यह बिहार का शोक कही जाती है। कोसी नदी जो 720 किलोमीटर लंबी है। गंडक नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है तथा सोनपुर पटना के पास गंगा में मिल जाती है। फिर रामगंगा, सोन, फिर गोमती नदी यह पीलीभीत यूपी से निकलती है तथा गोमत ताल झील से निकलती है तथा यह गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। आइए इसको हम लोगों ने देख लिया था। आइए अब ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र देखते हैं। इसका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत है वो आंशिक ग्लेशियर है। इसका अपवाह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर होता है। इसका अन्य नाम सांगपो जो तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है तथा बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वह यह है तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी तिब्बत से निकलती है तथा धनसिरी, दिहांग, दिबांग, संकोश, लोहित नदी जयालचू पर्वत श्रेणी से जो पूर्वी तिब्बत में अवस्थित है यहाँ से निकलती है। आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। यरलुंग जंगबो नदी को भारत में किस नदी के नाम से जाना जाता है? वह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। सिक्किम स्थित खांगचुंग छो हिमनदीय झील से छोम्बो छू नदी के रूप में उद्गमित होती है। वह है तीस्ता नदी। असम घाटी में गुम्फित जलमार्ग बनाती है वह है ब्रह्मपुत्र नदी। यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तिब्बत से उद्गमित होकर अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्र, इरावदी तथा मेकांग नदियाँ। भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों यह हम लोगों ने हिमालय नदी अपवाह तंत्र पढ़ लिया है। आगे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की अपवाह तंत्र पढ़ना है। इसका PDF CC विथ प्रयागी पर आपको मिल जाएगा जो इसी का टेलीग्राम चैनल है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।